नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पिक्सेल कथा में। कल्पना कीजिए, पूरा दरबार एकदम सन्न है। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका है और सामने कटघरे में कौन खड़े हैं? बीरबल। आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि बीरबल से इतनी बड़ी गलती हो गई है कि शायद खुद अकबर भी उन्हें माफ करने के मूड में नहीं थे। और बाकी दरबारियों की आंखों में तो एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें वो मौका मिल गया था जिसका उन्हें बरसों से इंतजार था। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में बीरबल से हुई एक भूल थी, या फिर यह उनकी अब तक की सबसे सोची समझी सबसे बड़ी चाल थी? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं। हमारे हाथ लगी है पिक्सेल कथा की एक कहानी जिसका शीर्षक ही यही है, बीरबल की एक गलती या सबसे बड़ी चाल। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है। इसमें मनोविज्ञान है, रणनीति है और मानवीय स्वभाव की एक बहुत गहरी समझ छिपी हुई है। आज की हमारी चर्चा सिर्फ ये जानने तक सीमित नहीं होगी कि उस दिन दरबार में क्या हुआ, बल्कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, उसे एक गलती के पीछे की सोच क्या थी। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति दबाव में सिर्फ सोचता नहीं है, बल्कि अपने विरोधियों से हमेशा 2 कदम आगे की सोचता है। बिल्कुल सही। तो चलिए कहानी की नींव से शुरू करते हैं। दरबार में बीरबल के प्रति जो ईर्ष्या का माहौल था, जैसा कि हम सब जानते हैं, अकबर के दरबार में कई मंत्री और सलाहकार थे, लेकिन एक बात थी जो लगभग सभी को खटकती थी। वो थी बादशाह का बीरबल पर अटूट विश्वास। हाँ, और हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ कोई पेशेवर प्रतिद्वंदिता नहीं थी। अकबर के दरबार में बादशाह के करीब होने का मतलब था शक्ति, धन, प्रभाव। सही बात है। तो हर बार जब अकबर किसी उलझन को सुलझाने के लिए बीरबल को चुनते थे, तो ये बाकी मंत्रियों के लिए सिर्फ एक भावनात्मक झटका नहीं होता था, ये उनके राजनीतिक हैसियत पर एक सीधा प्रहार था। यानी हर बार बीरबल की जीत किसी और की हार होती थी। बिल्कुल। और इसी माहौल में एक मंत्री थे, महेश दास, जो बीरबल से बहुत जलते थे। उनके मन में ये बात घर कर गई थी कि किसी भी कीमत पर बीरबल को बादशाह की नजरों में गिराना है। उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसमें बीरबल को एक ऐसी स्थिति में फंसाया जाए जहां वे खुद अपनी जुबान से की योजना बीरबल को सीधे चुनौती देने की थी ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ये नामुमकिन है। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाने का फैसला किया जहां बीरबल की अपनी प्रतिष्ठा ही उनके खिलाफ काम करे। मतलब वो बीरबल की ताकत को ही उनकी कमजोरी बनाना चाहते थे। सही। और इस चाल की शुरुआत होती है अगले ही दिन दरबार में, जब एक अमीर व्यापारी दौड़ता हुआ आता है और शिकायत करता है, जहां पना मेरा सबसे कीमती हीरा चोरी हो गया है और मुझे पूरा शक है कि चोर कोई और नहीं बल्कि यहीं इसी दरबार में मौजूद है। और ये सुनते ही पूरे दरबार में एक सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते हैं। हाँ, ये तो एक तरह से एक क्लासिक बंद कमरे का रहस्य वाली स्थिति बन गई। बिल्कुल, जहां अपराधी कहीं बाहर नहीं है। हाँ, वो उन्हीं लोगों के बीच मौजूद है। हाँ, और इससे तुरंत तनाव और संदेह का माहौल बन जाता है। अब हर कोई शक के दायरे में है और हर कोई खुद को बेगुनाह साबित करना चाहता है। ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव का खेल है जो बस शुरू हो चुका है। और हमेशा की तरह अकबर बीरबल की ओर देखते हैं और कहते हैं, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल उठते हैं, दरबार में मौजूद हर एक व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखते हैं और फिर कुछ ऐसा कहते हैं जिससे सब हैरान रह जाते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जहां पना चोर यही है, ये बात तो तय है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। ये बात सबको थोड़ी अजीब लगती है। हाँ, बहुत अजीब। बीरबल जो पलक झपकते ही गुत्थियां सुलझा देते थे, वो 1 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्या उनके पास कोई योजना नहीं थी? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, बीरबल का समय मांगना किसी पारंपरिक जांच पड़ताल के लिए नहीं था। वो जानते थे कि चोर इतना मूर्ख नहीं होगा कि कोई सुराग या गवाह पीछे छोड़ जाए। हाँ। असल में वो एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार करने के लिए समय ले रहे थे। वो जानते थे कि चोर को पकड़ने का एकमात्र तरीका था कि उसके दिमाग के साथ खेला जाए। अच्छा। उन्हें एक ऐसी स्थिति बनानी थी जहां चोर खुद अपनी गलती से अपना पर्दाफाश करने पर मजबूर हो जाए। तो अगला दिन आता है, दरबार लगा है और सबकी नजरें बीरबल पर है। सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या सबूत लेकर आए हैं। लेकिन बीरबल कुछ नहीं कहते।
बस सीधे महेश दास की ओर इशारा कर देते हैं और कहते हैं, जहां पना यही चोर है। क्या? बिना किसी सबूत के? बिना किसी सबूत के। पूरा दरबार हक्का बक्का रह जाता है। महेश दास गुस्से से चिल्लाता है, ये सरासर झूठ है, क्या कोई सबूत है आपके पास? और यहीं पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। बीरबल के पास कोई सबूत नहीं था। ये तो एक बहुत बड़ा और अविश्वसनीय जोखिम था। बहुत बड़ा। बिना किसी ठोस प्रमाण के सीधे एक मंत्री पर आरोप लगाना, ये तो बीरबल के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। यह उनके चरित्र और प्रतिष्ठा के बिल्कुल विपरीत था। वो तो हमेशा तर्क और सबूतों के आधार पर बात करते थे। बिल्कुल। इस बार बीरबल बस मुस्कुरा दिए। ये देखकर अकबर का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वो बोले, बीरबल, बिना प्रमाण के इतना संगीन आरोप, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। और दरबारियों के तो चेहरे खिल उठे होंगे। हाँ, उन्हें लगा कि आज बीरबल का खेल खत्म हो गया। अकबर ने तुरंत आदेश सुना दिया, अगर कल सुबह तक तुमने महेश दास के खिलाफ प्रमाण पेश नहीं किया तो तुम्हें इस दरबार से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। पहली बार ऐसा लगा कि बीरबल सच में एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, कोई इतना बुद्धिमान व्यक्ति इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? सही बात है। ये कदम आत्मघाती लगता है, लेकिन बीरबल के इस कदम के पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी, जिसे रणनीतिकार कह सकते हैं फोर्सिंग फंक्शन। एक मिनट, फोर्सिंग फंक्शन, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि आप जानबूझकर एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जो किसी को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करती है। मतलब चुप रहने या कुछ न करने का विकल्प ही खत्म कर दिया जाता है। अच्छा। बीरबल ने खुद को और महेश दास दोनों को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। ऐसा करके उन्होंने दांव को बहुत ऊंचा उठा दिया। हाँ, अब ये सिर्फ हीरे की चोरी का मामला नहीं रहा। नहीं, अब ये बीरबल के अपने भविष्य का सवाल बन गया। इस भारी दबाव को बनाकर वो असली चोर को घबराहट और चिंता की एक चरम स्थिति में लाना चाहते थे। लेकिन ये तो बहुत बड़ा जुआ था। क्या होता अगर महेश दास घबराता ही नहीं, अगर वो शांत रहता और बीरबल का मजाक उड़ाता? क्या बीरबल के पास कोई दूसरा प्लान था, या उन्होंने अपना पूरा करियर एक आदमी के दोषी विवेक पर दांव पर लगा दिया था? ये एक शानदार सवाल है। मुझे लगता है कि बीरबल ने महेश दास के व्यक्तित्व का आकलन कर लिया था। वो जानते थे कि एक निर्दोष व्यक्ति गुस्से में प्रतिक्रिया देगा, लेकिन एक दोषी व्यक्ति डर से प्रतिक्रिया देगा। बीरबल का दांव महेश दास के विवेक पर नहीं, बल्कि उसके डर पर था। अच्छा, डर पर? हाँ, उन्होंने एक सोचा समझा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया ताकि चोर ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि बीरबल के पास शायद कोई छिपा हुआ सबूत है, और इसी डर में वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। और बीरबल का ये दांव काम कर गया। उस रात महेश दास ठीक से सो नहीं पाया होगा, और अगली सुबह बीरबल ने अपना असली खेल शुरू किया। वो दरबार में आए और कहा, जहां पना, मैंने कल गलती की थी, लेकिन आज मैं अपनी गलती को सुधार दूंगा। फिर वो सभी दरबारियों की ओर मुड़े और एक अजीब सी घोषणा की। उन्होंने कहा, मैंने चोर के सर पर एक जादुई रंग लगा दिया है। जादुई रंग? हाँ, जो भी असली चोर होगा उसके सिर पर अपने आप एक लाल निशान बन जाएगा। ये एक शानदार मनोवैज्ञानिक चाल थी, है ना? जाहिर है कोई जादुई रंग तो था नहीं। बीरबल ने एक ऐसी स्थिति बनाई जहां चोर का अपना अपराध बोध और उसका डर ही उसे बेनकाब कर दें। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज के समय में पुलिस पूछताछ में जासूस कभी-कभी ये दिखावा करते हैं कि उनके पास डीएनए या फिंगरप्रिंट जैसे सबूत हैं। अच्छा? सिर्फ ये देखने के लिए कि संदिग्ध की क्या प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया खुद एक सबूत बन जाती है। और बीरबल ये तकनीक 400 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। ये सुनते ही सब ने एक दूसरे के सिर को देखना शुरू कर दिया। दरबार में एक अजीब सी खलबली मच गई। किसी के सिर पर कोई लाल निशान नहीं दिख रहा था, लेकिन तभी सबकी नजर महेश दास पे पड़ी। वो अचानक घबराने लगा था। उसे ये डर सताने लगा कि कहीं सच में उसके सिर पर कोई निशान ना बन गया हो, और वो अनजाने में बार बार अपने सिर को छूने लगा, ये देखने के लिए कि कहीं कोई रंग तो नहीं लगा। और यही वो क्षण था जिसका बीरबल को इंतजार था। यहाँ मनोविज्ञान का एक और सिद्धांत काम कर रहा है, जिसे कॉग्निटिव लोड या संज्ञानात्मक भार कहते हैं। कॉग्निटिव लोड? हाँ, बीरबल ने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, उन्होंने हर किसी के दिमाग पर एक उच्च दाव वाले अलौकिक खतरे का बोझ डाल दिया। एक निर्दोष व्यक्ति का दिमाग इसे आसानी से खारिज कर सकता है, लेकिन महेश दास का दिमाग पहले से ही चोरी के रहस्य और पकड़े जाने के डर का बोझ उठा रहा था। अच्छा, जादुई रंग की कहानी
जानकारी का वो आखिरी टुकड़ा थी जिसने उसके दिमाग को ओवरलोड कर दिया, और इसी वजह से उसने अनजाने में अपने सिर को छूने वाली वो हरकत की। तो जादुई रंग का कोई कमाल नहीं था, असल कमाल तो जादुई रंग की कहानी का था। बिल्कुल, सिर को छूने की ये क्रिया एक दोषी मन की अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रिया थी। डर का संकेत? हाँ, डर का एक स्पष्ट संकेत था। एक निर्दोष व्यक्ति को अपने सिर को छूने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन महेश दास का डर उस पर हावी हो गया। बीरबल तुरंत मुस्कुराए और बादशाह की ओर देखकर बोले, जहां पना, देखिए, जिसे डर है वही असली चोर है। इसने बार बार अपना सिर छूकर अपना अपराध कबूल कर लिया है। वाह! अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। महेश दास की तलाशी ली गई और जैसा कि बीरबल को अंदेशा था, उसके कमरे से वही कीमती हीरा बरामद हुआ। तो सबूत मिल ही गया आखिर में। हाँ, पूरा दरबार एक बार फिर स्तब्ध रह गया। बीरबल ने भौतिक सबूतों के बजाय मनोवैज्ञानिक सबूतों का इस्तेमाल किया था। हाँ, उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी जिस पर चोर ने विश्वास कर लिया, और उस विश्वास के कारण उसने एक ऐसी हरकत की जिससे उसकी चोरी पकड़ी गई। ये सिर्फ चतुराई नहीं है। नहीं, ये मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ को दर्शाता है। बीरबल ने सच को ढूंढा नहीं, उन्होंने एक ऐसी स्थिति बनाई जहां सच खुद को उजागर करने पर मजबूर हो गया। तो इसका मतलब क्या है? सब कुछ सामने आने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या कल जो तुमने महेश दास पर आरोप लगाया था वो भी तुम्हारी चाल का ही एक हिस्सा था? इस पर बीरबल ने जो जवाब दिया वो उनकी पूरी रणनीति का सार है। उन्होंने कहा, जहां पनाह, कभी कभी सच्चाई को सामने लाने के लिए एक झूठा आरोप लगाना भी एक रणनीति होती है। वाह! मैंने उसे डराया और उसके डर ने ही उससे सच्चाई उगलवा दी। ये एक बहुत गहरी बात है। बीरबल ये कह रहे थे कि कभी कभी सीधे रास्ते से मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। सही। सच्चाई को उजागर करने के लिए आपको एक ऐसा नाटक रचना पड़ता है जो अपराधी को उसकी अपनी बनाई हुई दुनिया से बाहर निकाल सके। जहां बाकी सब लोग बीरबल की गलती पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, वहीं बीरबल अपनी अगली चाल की योजना बना रहे थे। अकबर मुस्कुराए और उन्होंने माना, बीरबल, तुम्हारी गलती दरअसल तुम्हारी सबसे बड़ी चाल थी। महेश दास को उसके अपराध के लिए दंड दिया गया और बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा दरबार ने एक बार फिर मान लिया। तो उनकी वो गलती जो उनके पतन का कारण बन सकती थी, वही उनकी सबसे बड़ी जीत साबित हुई। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली, कभी-कभी जो चीज सतह पर एक बड़ी गलती या नाकामी दिखती है, वह असल में एक बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति हो सकती है। हाँ। दूसरी, एक बुद्धिमान व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों से घबराता नहीं है, बल्कि उसे भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है। बिल्कुल। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, सच्चाई को शायद कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाती है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। जी। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में हम कितनी बार बाहरी दिखावे के आधार पर स्थितियों या लोगों का मूल्यांकन कर लेते हैं, जबकि असली खेल तो सतह के नीचे कहीं और ही चल रहा होता है। ये सोचने वाली बात है। क्या हम हमेशा पहली नजर में दिखने वाली गलती के पीछे की संभावित चाल को समझने की कोशिश करते हैं? ये कहानी सिर्फ बीरबल की नहीं, बल्कि हमारी अपनी अवलोकन क्षमता और आलोचनात्मक सोच की भी एक परीक्षा है।